हाँ जी बेटा, आ जाइए। हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, एक छोटा सा एक्ट है। जब भी कभी हम राजस्थान जुडिशरी की बात करते हैं तो राजस्थान जुडिशरी के अंदर एक सब्जेक्ट है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जिसमें छोटे से 5 चैप्टर हैं और थोड़े से सेक्शन 37। तो मैंने कई बार एग्जाम देने जाती हूँ ना, तो लोगों से सुनते हो, अरे मैडम माइनर तुम्हारे शानदार है। माइनर तो हम एक भी सवाल हमारा गलत नहीं होगा, इतने अच्छे से रट के आए हैं, पर मेजर हम लोग कर रहे हैं। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होता बेटा, सिलेक्शन चाहिए तो माइनर, मेजर, हिंदी, इंग्लिश सब इक्वल होनी चाहिए। क्योंकि जब आप माइनर आप कहते हो ना बहुत शानदार कर लिए, पर एन एक में से केस आ गया या डोमेस्टिक वायलेंस में से एक केस आ गया और कोई क्वेश्चन आया नहीं और केस आपने सुना ही नहीं है, तो 2 साल तो उड़ गए आपके। तो ऐसा मत सोचो कि मेरा माइनर अच्छा है। आप ये कहो कि जो सिलेबस दे रखा है हाई कोर्ट ने, वो पूरा सिलेबस मेरा अच्छे से है। जो बच्चा ये कहता है मेरा सिलेबस रटा हुआ है, समझ लो उसका सिलेक्शन पक्का है, अन्यथा सिलेक्शन होने की कोई संभावना नहीं रहती है। क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस छोटा है, आप पूरी को सेक्शन लिख सकते हो, किताब बंद करके पूरा लिख सकते हो, और आगे एक ऐसा केस 2023 का जो आपने सुना ही नहीं है, तो हो गया ना कड़ावाडोल। इसलिए आप ये मत करो कि मैंने माइनर कर लिया, बार बार माइनर करूँ ना। आपको सब कोई पहला लेके चलना है। जैसे आप एमपी का पेपर उठाओगे तो एमपी ने एक अच्छा काम कर रखा है, उन्होंने लिख रखा है कि इस सब्जेक्ट में से मैं इतने क्वेश्चन दूंगा। राजस्थान में ऐसा है नहीं, राजस्थान तो रैंक कंट्रोल जैसे 4 दे देता, डोमेस्टिक से 1 भी ना दे, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। चल लिखा हुआ नहीं है, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन वही मैं राजस्थान एडीजी की बात करूँ तो बड़ा अच्छा पैटर्न उसमें लिखा हुआ है, किस में से कितने क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो उसी कड़ी में हम स्टार्ट करते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो कि राजस्थान के अंदर भी आपके एग्जाम में आने वाला है। छोटा सा एक्ट है, याद करना बहुत आसान है, लेकिन इस एक्ट में से डायरेक्ट क्वेश्चन कम और केस लॉ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो ये है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, प्रोटेक्शन एक्ट 2005 का है। इसके अंदर टोटल आपके पास 5 चैप्टर है, टोटल सेक्शन 37 है, एक्ट नंबर इसका 43 है। एक्ट नंबर 43 है आपके पास। सिग्नेचर डेट इसकी 13 सितंबर 2005 है। टोटल चैप्टर्स के अंदर अगले सेक्शन एक्सटेंस का होल ऑफ इंडिया में कब से है, 31 अक्टूबर से लिख लीजिए। कमेंसमेंट इसका 26 अक्टूबर 2006 को हुआ है। चैप्टर 1 के तब मैं हूँ आपका प्रीलिमिनरी, मैं 1-2 का 2 हूँ। जब चैप्टर 1 आप पढ़ेंगे तो उसमें डेफिनेशन क्लोज है, उसमें अग्रीव्ड वीमेन बताया गया है, रेस्पोंडेंट बताया गया है। तो जब ये एक्ट बना था तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग सिर्फ रेस्पोंडेंट में कौन हुआ करता था, आपका ऑफेंडर। तो उन्होंने बोला सिर्फ मेल पर्सन होता था, जैसे हस्बैंड हो सकता है या फादर हो सकते हैं या ब्रदर हो सकते हैं। ठीक है, सिर्फ मेल पर्सन होता था। लेकिन आप देखो कि कभी भी मेल अकेला सफिशिएंट नहीं होता है, कहीं ना कहीं फीमेल पीछे से ना गोचा करती करती है। जैसे सास ने कुछ कहा तब जाके पति कुछ कहता है। लेकिन इस कानून में एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि सिर्फ और सिर्फ पति गुनहगार होगा, ना कि सास होगी, ना असिस्टेंट होगी, ना देवरानी होगी, ना जेठानी। तो फिर उसमें एक अमेंडमेंट हुआ, फिर एक केस के थ्रू, जो हरसोरा वर्सेस हरसोरा का केस है, उस केस के थ्रू एक अमेंडमेंट आया। उस अमेंडमेंट में कहा गया है कि अब रेस्पोंडेंट की डेफिनेशन में फीमेल भी इंक्लूड होगी। इसका मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में जो विक्टिम होगी वो हमेशा महिला होगी, लेकिन जो रेस्पोंडेंट होगा यानी जो ऑफेंडर होगा वो कौन हो सकता है, वो आपका मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। अब एक और गड़बड़ है यहाँ पे, सबको लगता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो उसमें जो रेस्पोंडेंट होगा, जो ऑफेंडर होता है, हस्बैंड होता है। ऐसा नहीं है। ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट सिर्फ वाइफ के लिए नहीं बना हुआ, ये महिलाओं के लिए बना है। महिला में कौन आती, वाइफ आती, महिला में कौन आती, बेटी आती, महिला में कौन आती, बहन आती, महिला में कौन आती, मदर आती है। यानी महिला के जो रिश्ते वो सारे इसमें आते हैं। इवन दो अगर मान लीजिए आप किसी की भाभी है तो भाभी भी आती है, देवर आपको परेशान कर रहा है तो भी आप इसमें केस कर सकती है। आप पढ़ना चाहती है, भाई आपको नहीं पढ़ाना चाहता तो आप इसमें केस कर सकती हैं। आप पढ़ना चाहती है, पिता आपको घर से बाहर नहीं भेज रहे, आप इसमें आ सकती है। वो भी वायलेंस ही माना जाता है। तो इसका मतलब इस एक्ट का कंक्लूजन ये नहीं है कि विक्टिम सिर्फ पत्नी है, इसमें महिला वर्ड यूज़ किया गया। और यहाँ रेस्पोंडेंट सिर्फ पति ऐसा भी नहीं लिखा है, रेस्पोंडेंट पुरुष वर्ड लिखा है। तो वो आपका ब्रदर भी हो सकता है, वो आपका हस्बैंड भी हो सकता है, वो आपका फादर भी हो सकता है। अब एक नई लड़ाई आती है कि आप और आपके हस्बैंड बाहर रहते हैं। बाहर कहाँ रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, और ससुराल आपका जो है कहीं दूसरी जगह पर है, और पति आपसे अच्छे से रख रहा है। लेकिन फ़ोन जैसे आते हैं आपके सास के, आपके सिस्टर इन लॉ के, आपकी देरानी के, जेठानी के, जिसके भी, उसके बाद आपके पति और पत्नी में झगड़े हो जाते हैं। लेकिन पति आपसे अच्छा बिहेव करता है अगर फ़ोन नहीं आता है तब तक। फ़ोन आने के बाद वो चेंज हो जाते हैं। अब आप कहते हो पति मेरा अच्छा है, मुझे पति पे केस नहीं करना है, तो क्या मैं सिर्फ और सिर्फ उन लोगों पे केस कर सकती हूँ? बिल्कुल। इस कानून का पहला यही था कि पति पर केस होगा, पुरुष पर होगा, उसके एवज में महिला होगी। लेकिन फिर एक जजमेंट आया और जजमेंट ने कहा अब डायरेक्ट आप फीमेल पर केस कर सकती हैं, तब वो भी कर सकती है। उससे आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगा, वो आप लोगों के जीवन में इंटरफेयर करना बंद कर देगी, ध्यान रखना। तो बड़ा अच्छे रोल है इस कानून के। इस कानून ने आपको बहुत अच्छी चीज़ें दी। इस कानून ने कहा कि जो विक्टिम है उस विक्टिम को प्रोटेक्शन दिया जाए। और प्रोटेक्शन कैसे देंगे, जो लोग भी उसकी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। ये है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। तो पहला आया प्रीलिमिनरी 1-2 का 2। देन आता चैप्टर 2 बताता है डोमेस्टिक वायलेंस क्या होती है।
पता है अगर किसी महिला के बेटा नहीं होता है और उसको बार बार टॉर्चर करते लाड़ के बेटा नहीं है बेटा नहीं, वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। तो डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब ये नहीं हमेशा मारना जरूरी है, मारना भी हो सकता है, इमोशनली भी हो सकता है, फिजिकली भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है, हर वे में हो सकता है। इवन दो क्या होता है आर्थिक रूप से भी हो सकता है, मॉनेटरी भी हो सकता है, इकोनॉमिक रूप से हो सकता है। जैसे कि घरों के अंदर हम देखते हैं कि घर के कुछ चीज़ें होती है जो उसको यूज़ करने के लिए नहीं दी जाती है, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है। आज भी गाँव के अंदर बड़ी अच्छी सास होती है कि सुबह 11 बजने के बाद रसोई का ताला लगा देती है, अब बहू को शाम को सीधा 5 बजे खाना मिलेगा। ऐसे हो जाए तो हमारे तो गड़बड़ हो जाए ना। हाँ आज भी होता है, जबकि हम तो वो लोग हैं सुबह उठते खा लिया, फिर 8 बजे खा लिया, फिर 11 बजे, फिर 2 बजे, फिर 4 बजे, हमें तो जब मर्जी रसोई में चले जाते हैं। लेकिन आज भी ऐसे गांव हैं जहाँ पे ताले में सामान रसोई रहती है, ये भी डोमेस्टिक वायलेंस है। लेकिन करे क्या, उनको यही पता कि ससुराल का मतलब यही होता है कि जहाँ पे 2 टाइम खाना मिलता है। और पापा के घर पे, पापा का घर वो होता है जहाँ 6 से 7 बार खाओ, नोट काउंटिंग नहीं होती है ना। तो ये बहुत कम है पर है आज भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, ख़त्म हो गया नहीं। तो डोमेस्टिक वायलेंस में हर तरह की वायलेंस आती है, ऐसा नहीं है जैसे 498 है में क्रुअल्टी है, क्रुअल्टी में मारपीट होती है, वहाँ पे ना डाबरी डिमांड की जाती है। यहाँ पे तो हर चीज़ है, बेटा ना होने का ताना मारना भी है। यदि कोई महिला प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, उसका ताना मारना, उसको बांझ कहना भी डोमेस्टिक वायलेंस है, ठीक है। लेकिन हाँ इसकी एक और खासियत है, पड़ोसी ने आपको बांझ कह दिया तो ये केस नहीं लगेगा। ये केस डोमेस्टिक वायलेंस का तभी लगेगा कि जब घर के अंदर रहने वाले लोग आपके साथ वायलेंस करते हैं, पड़ोसी के लिए ये नहीं लगेगा, फिर दूसरा कानून लेके आएंगे। फिर क्या होगा, अब यहाँ पे जब आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस है तो आपको क्या करोगे, प्रोटेक्शन मांगोगे। तो आपके पास यहाँ पे 3 लोग हैं जिसके पास आप जा सकते हैं। सबसे पहला आता है प्रोटेक्शन ऑफिसर, इसकी एक नौकरी होती है, आरपीसी के थ्रू अपने एग्जाम होते हैं और एक प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट होता है। एक होता है सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि आपने जेजेक पढ़ा था, वहाँ एनजीओज हुआ करते थे, बिल्कुल यहाँ पर भी जो एनजीओज होते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर बनकर काम करते हैं। और तीसरी आपकी मदद करने के लिए आता है पुलिस। ये तीनों मिलकर आपको प्रोटेक्ट करते हैं। फिर भी बात ना बने तो चौथे जाते हैं मजिस्ट्रेट के पास, और मजिस्ट्रेट आपकी प्रोसीडिंग करता है। तो सेक्शन 4 to 11 कहता है प्रोसीजर, ड्यूटीज, प्रोटेक्शन ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एटसेट्रा। तो यहाँ पे हम चारों को पढ़ेंगे, यहाँ पे हम प्रोटेक्शन ऑफिसर को पढ़ेंगे, यहाँ पे हम सर्विस प्रोवाइडर को पढ़ेंगे, यहाँ पे मजिस्ट्रेट को पढ़ेंगे, यहाँ पे पुलिस को भी पढ़ेंगे। फिर वो देंगे आपको क्या कहेंगे, ऑर्डर ऑफ रिलीफ। अब देखो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, रिलीफ के लिए ऑर्डर मिल रहा है। आपने कभी सुना कि सीआरपीसी में रिलीफ मिलती है? सीआरपीसी में सेंटेंस मिलता है, सीआरपीसी में फाइन मिलता है, सीआरपीसी में कंपनसेशन। ये रिलीफ वर्ड कहाँ से आया? ये रिलीफ वर्ड आया सीपीसी से, क्योंकि सिविल के अंदर रिलीफ वर्ड यूज किया जाता है। इसका मतलब तो लिखो, इसका मतलब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का नेचर है क्वाजी क्रिमिनल क्वाजी सिविल। देखो इसका नेचर है क्वाजी सिविल क्वाजी क्रिमिनल, अर्ध सिविल अर्ध आपराधिक। देन आता है आपके पास 12 से लेकर 29 तक, और लास्ट आता है मिसलेनियस 30 से लेकर 37 तक। इस पूरे कानून का एक सेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है और वो है सेक्शन नंबर 18। जो 18 की नेचर है ना वो है हमारे क्रिमिनल की, क्योंकि बाकी जिससे नाम पढ़ेंगे 19, 20, 21, 22 तो नहीं है। 18 होता है प्रोटेक्शन ऑर्डर। प्रोटेक्शन ऑर्डर दिया मैंने आपको, प्रोटेक्शन ऑर्डर देने के लिए आपने कहा सर रेजिडेंस दे दो, हमने आपको घर दे दिया सेक्शन 19 में। घर दिया तो आपने कहा सर पैसे दे दो जीने के लिए, तो हमने मॉनिटरी रिलीफ दिलाई। फिर 21 में आपने कहा सर मेरा बच्चा वो भी दिला दो, तो आपको कस्टडी भी दे दी। फिर 22 में कहा सर इतना दिन तक मैं केस लड़ती गई, मुझे कंपनसेशन दिला, तो 22 में कंपनसेशन दे दिया। तो जो 19, 20, 21, 22 है उसमें सिर्फ और सिर्फ रिलीफ मिलती है, उसका ब्रीच करने पर कोई पनिशमेंट नहीं है। लेकिन इस प्रोटेक्शन ऑर्डर का ब्रीच करने पर आपको सजा मिलती है, 1 साल तक कारावास या 10,000 रुपीज़ का फाइन और वो दिया जा सकता है। 10,000 या 20 तो नहीं है कहीं, 20,000 तक है, 20,000। तो ये आता है 31। तो मेन जो सेक्शन है आपके जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो 18 रेड विथ 31 आता है, जबकि आपको 1 साल की सजा मिलती है या 20,000 का जुर्म है, दोनों से पनिश किया जाता है। तो ये जो नेचर है वो है क्रिमिनल की, क्योंकि पनिशमेंट क्रिमिनल मिलता है, बाकी सारी नेचर की सिविल की चलती है। अब जब डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस लगाती है, कंपनसेशन मांगती है, रिलीफ मांगती है, मेंटेनेंस मांगती है, तो इसके साथ सीआरपीसी 125 भी लगा सकती है। सीपीसी के अंदर आप जा सकती हैं, ऑर्डर नंबर 32A में जा सकती हैं, हिंदू लॉ भी आप लगा सकती है। तो सारे पैलेट चलते हैं, फिर सबका जो आपका कंपनसेशन मिलेगा वो मर्ज कर दिया जाएगा। तो एक छोटा सा एक्ट है जिसमें आपको मेन फोकस किस पे करना है, मेन फोकस इसमें जो होगा आपका वो होगा केस लॉ पे, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में तो एक ही क्वेश्चन आता है वो भी आपके केस लॉ से रिलेटेड रहता है। पहली प्रायोरिटी केस लॉ की रहती है, दूसरी प्रायोरिटी इसके सेक्शन बेस की रहती है, और तीसरी प्रायोरिटी इसकी कंसेप्ट की होती है। तो कोशिश करें इसका इंडेक्स आपको याद होना चाहिए, इसके रिसेंट जजमेंट आपको याद होनी चाहिए, और देर आपका कंसेप्ट होनी चाहिए। इसी के साथ सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस जो है फाउंडेशन बेस चलाती हैं,
सारे स्टेट के फाउंडेशन बेस अवेलेबल हैं। 1 मई से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। बैच के रिगार्डिंग आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आरजेएस का रैपिड रिवीजन कोर्स है प्री ओरिएंटेड, हरियाणा का रैपिड रिवीजन कोर्स है प्री ओरिएंटेड, दिल्ली का रैपिड रिवीजन कोर्स है प्री ओरिएंटेड, आप वो भी ले सकते हैं। उनके डेमो लेके भी आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ ही सारे स्टेट की टेस्ट सीरीज भी चलती है, प्री प्लस मेन की वो भी ले सकते हैं, मॉक टेस्ट सीरीज भी है। तो आपको क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वारी चाहिए तो आप कॉल मुझे कर सकते हैं, इस यहाँ पे नंबर दिए हुए, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वारी पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।